हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्लो स्टडी। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। इसमें देखिए हम लोग क्या क्या जानेंगे। इसमें जो है कि जॉब का आपका क्राइटेरिया क्या होगी, प्लस आपका जो है एज क्या होगी, उसके साथ में फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म कौन कौन स्टूडेंट भर सकते हैं, किसके लिए कितनी सारी परसेंटेज की रिलीफ होगी, साथ में एज क्या होगा, और फिर ये सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ये जॉब है, ये आपका जो पोस्ट है वो है लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स और स्पेशलिस्ट एनालिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है, ठीक है। इसमें क्या है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब है, जिसमें कि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट के अंदर आप लोगों को काम करना होगा और फिर काम कंप्लीटेशन होने के बाद जाके फिर आपको छोड़नी होगी, इस तरह की है, ठीक है। देखिए, इसमें बता देते हैं क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसीड्यूर है, नहीं है। तो इसमें क्या कर रहा है, आपको जो भी फॉर्म फिलअप होगी वो ऑनलाइन माध्यम से होगी। और इसका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है फॉर्म जो फिलअप होने का, वो होगा आपका जो वेबसाइट है वो है www.rbi.org.in, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि इसमें आपको जाना होगा, इस वेबसाइट में जाने के बाद वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उस पर क्लिक करना है। आपको पार्ट वाइज सारी डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जानी है। अब देखिए, इसका इम्पोर्टेंट डेट्स जो है आपको बता दें कि इवेंट जो भी आपका वेबसाइट लिंक ओपन होने का और फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस जो भी होगी, वो सभी का आपका जो स्टार्टिंग डेट है वो है अप्रैल 9 अप्रैल 2020 से लेकर 29 अप्रैल 2020 तक रहेगी। आपको अपना फॉर्म फिलअप 29 अप्रैल 2020 तक में कर लेना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि फॉर्म फिलअप जो आप कीजिएगा वो फॉर्म फिलअप आपका लास्ट डेट से पहले करें, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि देखा गया लास्ट टाइम में सर्वर पे लोड ज़्यादा पड़ जाता है, जिस कारण से आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाती है। इसलिए हम कह रहे हैं, चूंकि समय बहुत है, आप लोग को अगर लगे कि ये फॉर्म फिल करनी है तो फिर इस फॉर्म को आप जो है जल्द से जल्द फिल कर लें, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक हैशटैग देखिए, एक न्यूज़ दिया हुआ है कि इन फ्यू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इन फ्यू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के बारे में यहाँ दिया हुआ है। द डेट ऑफ वेब लिंक ओपन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वाज मेंशन्ड एट 31 मार्च, चूँकि 31 मार्च इसका दिया हुआ था पहले न्यूज़पेपर में ओपनिंग होने का डेट, और फिर क्लोजिंग डेट था 17 अप्रैल 2020। बट नोवेल कोरोना वायरस के कारण, कोविड 19 के कारण से जो है इसको तो पेंडेमिक यानी कि महामारी घोषित कर दिया गया, जिस कारण से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट को रीशेड्यूल किया गया। रीशेड्यूल करके आपका जो है अभी का जो करेंट बता रहे हैं वो 9 अप्रैल 2020 से लेकर 29 अप्रैल 2020 तक की बीच में होगी। अब देखिए, इसमें कुछ हेल्प फैसिलिटीज़ दे रखा है, जैसे कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, आपका अगर किसी भी टाइप का पेमेंट इशू होता है फॉर्म फिलअप टाइप में, या फिर किसी टाइप का इससे रिलेटेड चार्जेस के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी या कुछ होती है, तो फिर आपको http डॉट, ठीक है, मतलब www.cgrs.ibps.in इस वेबसाइट पर जाके सर्च करना है, ठीक है। और फिर जब आपका ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर इस चीज़ को मेंशन बिल्कुल करना है कि आरबीआई लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ कंसल्ट, मतलब कौन सा पोस्ट के लिए आपने अप्लाइड किया था, उसमें सब्जेक्ट जो ईमेल आप कीजिएगा उस ईमेल में सब्जेक्ट में इसको डालिएगा। अब देखिए कि करेक्ट मतलब आपका जो है करेजेंडम मतलब करेक्शन के लिए कुछ जो है, तो इसमें कुछ भी अगर इशू होता है तो वो सभी आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर में बैंक वेबसाइट पे इन फ्यूचर प्रोवाइड किया जाएगा। अब आते हैं जो हम लोग ये जानेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सारी वैकेंसी है और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए। तो देखिए, इंडियन रिजर्व बैंक, जब सभी बैंकों की मालिक आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ, इसमें देखिए सबसे पहले आपको एक एक करके बताते हैं। एक देखिए कि पहला है कि एरिया पोजीशन अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में अप्लाइड, उसका पोस्ट जो है आपका वो होगा कंसल्टेंट अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसके लिए जनरल से 3 पोस्ट्स हैं। एससी वालों के लिए कोई अलग से सीट रिजर्व नहीं है, एसटी वालों के लिए कोई अलग से सीट रिजर्व नहीं है, ओबीसी वालों के लिए कोई अलग से सीट रिजर्व नहीं है। टोटल सभी के लिए 3 सीट ही यहाँ है। साथ में अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमी मेट्रिक्स के लिए, यानी एरिया पोजीशन जो आपका वो होगा इकोनोमेट्रिक्स, और नेम ऑफ द पोस्ट जो है आपका वो होगा कंसल्टेंट अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स। इसके लिए भी आपका सेम एज अप्लाइड मैथमेटिक्स जैसा ही है,
सीट, इसमें भी 3 सीट आपको जनरल के लिए मिला हुआ है। एससी के लिए कोई अलग से रिजर्व नहीं है, एसटी के लिए कोई अलग से रिजर्व नहीं है, ओबीसी के लिए भी नहीं है। टोटल इसमें 3 सीट। अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडलिंग जो है तीसरा, वो है आपका, इसका एरिया पोजीशन आपका हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडलिंग, और नेम ऑफ पोस्ट जो है ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग। इसके लिए आपका जो है जनरल में एक वैकेंसी है, मतलब एक पोस्ट है। एससी के लिए भी कुछ नहीं है, एसटी के लिए भी कुछ नहीं है, ओबीसी के लिए भी कुछ नहीं, टोटल ओनली 1 है। अब आते हैं डेटा एनालिटिक्स। देखिए डेटा एनालिटिक्स में क्या दिया हुआ है कि जो पोस्ट है आपका वो भी है डेटा एनालिस्ट और एमपीडी। एमपीडी जो डेटा एनालिसिस वाला जो पोस्ट है उसके लिए आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। रिजर्व कैटेगरी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। टोटल आप रिजर्व कैटेगरी से, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो सभी के लिए आपको एक ही सीट मिलेगी। अब देखिए उसके बाद है फिर आपका एक पोस्ट दे रखा है डेटा एनालिटिक्स, जिसमें कि डूज एंड डोंट्स मतलब डीएनबीएस। इस पोस्ट के लिए आपका जिसमें 2 पोस्ट दे रखा है। अनरिजर्व के लिए इसमें भी रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं है, और फिर जो भी कैटेगरी से आप आते हैं आप इसमें से कंप्लीटेड करें। अब देखिए अगला है कि डेटा एनालिटिक्स में आपका डीओआर और डीबीआर, इसके लिए भी सेम है, 2 पोस्ट हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई अलग से पोस्टर्स बुक नहीं है, और फिर टोटल आपको जिसमें भी है 2 सीट आपके पास है। अब देखिए 7 नंबर की रिस्क एनालाइज्ड। रिस्क एनालाइज्ड के लिए जो है आपका उसमें आपका है डूस, उसके बाद है डीएनबीएस। इसके लिए आपका एक पोस्ट है। अनरिजर्व में एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं है, टोटल में एक। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो फिर ये है 3 ये करके। अब देखिए फिर आपका 8 नंबर में जो पोस्ट है वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो है आपका इसमें DEIO हुआ आपका पोस्ट। इसमें आपका टोटल 2 वैकेंसी है, जिसमें कि रिजर्व कैटेगरी के लिए एक भी नहीं। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप 2 ही सीट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे। दूसरी जो आपका नेक्स्ट है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम IS ऑडिट। तो IS ऑडिट में जो आपको उस डिपार्टमेंट में रहना है उसके लिए 2 वैकेंसी है। टोटल रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं है। सभी लोग फिर फॉर्म फिल करेंगे और सभी का जो भी है उसके अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट में आपका स्पेशलाइज इन फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट जो होती है बैंकों की, उसके अकॉर्डिंग होगी। तो इसमें आपका क्या है? स्पेशलाइज्ड इन फॉरेंसिक ऑडिट के लिए। तो फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अगर आपको आरबीआई में काम करना है तो फिर उसके लिए आपको एक पोस्ट दे रखा है। अब देखिए चार्टर अकाउंटेंट नेक्स्ट में है। चार्टर अकाउंटेंट जो है उसके लिए आपका जो हुआ पोस्ट हो गया अकाउंट्स स्पेशलिस्ट। इसके लिए भी आपका सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है। रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं है, अनरिजर्व वालों के लिए ही सारा है। और जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपके लिए स्पेशल से कोई कंसेशन नहीं फिल होगा। अब देखिए मेन फ्रेम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वर्चुअल एनवायरनमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सब वो आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आता है, जिसके लिए आपका टोटल पोस्ट 6 है। इसमें आपका एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए कुछ नहीं दे रखा है, ओबीसी के लिए 2 है, और टोटल आपका 9 है। अब आते हैं नेक्स्ट में, तो आपका है एप्लीकेशन मिडिलवेयर एक्सपर्ट्स, एप्लीकेशन मिडिलवेयर एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर IBM, MQ, ओरेकल, वेब लॉजिक, ठीक है, इस सब के लिए प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो आपका पोस्ट होगा ये है प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। इस पोस्ट में आपको 4 है अनरिजर्व के लिए। रिजर्व कैटेगरी में आपका SC ST में कुछ नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है। टोटल आपका यहाँ पर 5 है। ठीक है दोस्तों, अब आपका जो नेक्स्ट है वो है नेटवर्क एक्सपर्ट्स। तो नेटवर्क एक्सपर्ट्स जो है उसके लिए जो पोस्ट है आपका वो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट्स हैं। उसमें आपका SC ST वालों के लिए कुछ भी पोस्टेस नहीं दे रखा है रिजर्व करके, ओनली ओबीसी वालों के लिए 1 पोस्ट एक्स्ट्रा रिजर्व है। टोटल यहाँ पर 6 सीट है। अब देखते हैं कि जितनी भी हमने पढ़े हैं ऊपर से अभी तक में, सारे में आपका टोटल इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आरबीआई में कितनी वैकेंसी जरूरी है। तो 34 जो है वो आपका है अनरिजर्व के लिए, 1 है SC के लिए, और 4 है आपका ओबीसी के लिए। 39 हो गया टोटल। ठीक है, तो अब आते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस में। देखिए क्या क्या दे रखा है। तो इम्पोर्टेंट नोटिस में आपको जो दे रखा है वो है कि द वैकेंसीज फॉर एरिया पोजीशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, जो सीरियल नंबर ऊपर अबव में जो हमने आपको बताया उसमें डेटा एनालिस्ट MPD,
या फिर डेटा एनालिस्ट DOS DNBS या फिर डेटा एनालिटिक्स DOR और फिर DVR। ये सभी जो पोस्ट है ये सभी का सूटेबल इसका एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग होगा। वन पोस्ट जैसे मानिए कि कोई ऐसा होता है कि कैंडिडेट पोस्ट अप्लाई किया फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, ठीक है, बट देखा गया कि उसका क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो लास्ट वाले में ही मैचेबल तो लास्ट वाले में ही होगा, या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन ID हायर होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो जो इसलिए हमने कहा ना कि जो पहले फॉर्म फिलअप करते हैं वो बेनिफिट में रहेंगे, और फिर जो लास्ट में फॉर्म फिलअप करते हैं उनके लिए तब तक मतलब बहुत कम जाती है। अब देखिए रिजर्वेशन फॉर PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है, फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए क्या क्या है रिजर्वेशन। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्राइटेरिया दे रखा है कि नेम ऑफ डिजेबिलिटी अगर ब्लाइंड एंड लो विजन है, ठीक है, तो उनके लिए ब्लाइंडनेस जो है उसमें आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, सिटिंग होना चाहिए, और सिटिंग वॉकिंग में आपको कम्युनिकेशन कर पाए, बेंडिंग स्टैंडिंग, हियरिंग हो, स्पीकर मतलब सुन सके, बात कर सके, ठीक है, नीलिंग क्रॉचिंग, मैनिपुलेशन बाय फिंगर्स, ठीक है, उसके बाद जाके फिर पसिंग पुलिंग मतलब उठाना रखना लिखना, ठीक है, पढ़ना, इस टाइप का जो है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये सब आपको होना होगा। जो लो विजन है मतलब जिनको कम दिखता है उनके लिए सिटिंग मतलब बैठना है, चलना है, रीडिंग पढ़ना है, लिखना है, कम्युनिकेशन हुआ, बेंडिंग स्टैंडिंग सुनने की शक्ति, बोलना है, लिफ्टिंग है, नीलिंग है एंड क्रॉसिंग है, मैनिपुलेशन बाय फिंगर्स के, फिर पुशिंग एंड पुलिंग ये भी है। अब देखिए हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब जो ज़्यादा मतलब ज़ोर से सुनते हो, कम सुनने वालों मतलब कम आवाज़ उनको सुनाई ना पड़ता हो, ऐसे कुछ, तो उनके लिए देखिए सीटिंग हो, वॉकिंग हो, सीइंग हो, ठीक है, उसके साथ में आपका रीडिंग है, राइटिंग है, कम्युनिकेशन, ब्लेंडिंग हुआ, स्टैंडिंग हुआ, लिफ्टिंग हुआ, नीलिंग हुआ, ये सभी में आपको कंप्लीटेड होना है। अब देखिए नेक्स्ट में जो आते हैं कि जो लोकोमोटर डिजेबिलिटी होते हैं इंक्लूडिंग सेरेबल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉइंग मतलब या कोई एसिड अटैक विक्टिम होते हैं, इस तरह से मतलब किसी का एक पाँव नहीं हुआ या एक हाथ नहीं है, इस टाइप के जो है, उसमें देखिए क्या है कि इसमें आपको बता दें कि ऐसे वो सभी कैंडिडेट जिनका कि वन आर्म मतलब वन आर्म हो नहीं है, वन लेग नहीं है, इस तरह से, ठीक है, उसके बाद लेप्रोसी कर्ड हो, उसके बाद जाकर फिर एसिड अटैक हो मतलब कभी एसिड अटैक ऐसा हो चुका हो, या फिर दोनों हाथ ना हो, दोनों पाँव ना हो, उनके लिए देखिए चूंकि पहले आपको बता दें वन आर्म एक हाथ एक पाँव वालों के लिए उनको सीटिंग बैठना आता आना हो, वॉकिंग हो, सीइंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, बेंडिंग हो, स्टैंडिंग खड़ा होना, सुन पाना, बोल लेना, लिफ्टिंग, नीलिंग, फिंगरिंग का ये सब होना चाहिए। अब बोथ लेग्स बट जिनके पास दोनों हाथ दोनों पाँव नहीं है, मैं सॉरी दोनों पाँव नहीं है, ठीक है, बट हाथ का, ठीक है, इस तरह का जो है वो आपका क्या कहते हैं सीटिंग हुआ, ठीक है, फिर सीइंग हुआ, रीडिंग, हाँ, राइटिंग, लिफ्टिंग, मैनिपुलेटिंग ये सभी। उसके बाद जाके फिर क्या है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, मस्कुलर मतलब मसल्स का कुछ अगर उसमें उनको क्या करना है सीटिंग होना चाहिए, सीइंग, रीडिंग एंड राइटिंग ये सभी, कम्युनिकेशंस, हियरिंग, स्पीकिंग, मैनिपुलेशन बाय फिंगर्स ये सभी होना है। फिर देखिए कि मल्टीपल डिजेबिलिटी अगर किसी को मल्टीपल डिजेबिलिटी मान लीजिए एक हाथ नहीं है और फिर वो देखते भी कम हो, या फिर एक हाथ पाँव नहीं है या एसिड विक्टिम है और वो क्या करते हैं कि सुनते भी कम हो, तो उन सभी के लिए क्या है कि सीटिंग वॉकिंग कम्युनिकेशन का ये तो होना ही है, बेंडिंग होना है, स्टैंडिंग होना है, लिफ्टिंग फिंगर्स ये सभी, उसके बाद रीडिंग राइलिंग ब्रेली सॉफ्टवेयर ये सब अकॉर्डिंग, इसको थोड़ा वीडियो रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका होना चाहिए, नेशनैलिटी सबसे पहले जान लेते हैं, ऐसे सिटीजन जो इंडियन सिटीजन हो, चाहे वो ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ठीक है, नेपाल का कुछ कंडीशन कंडीशन, फिर कोई भूटान हो, और ए तिब्बतियन का जो तिब्बत की जो रिफ्यूजीज हु कम ओवर टू इंडिया मतलब जो इंडिया 1 जनवरी 1962 से पहले आए हुए हैं और फिर उसको इंटरनेशनल सॉरी इंटेंशन, हाँ, इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया ये उनको मिला हुआ हो, और फिर ऐसे पर्सन जो इंडियन ऑरिजिन हुआ एज माइग्रेटेड फ्रॉम मतलब माइग्रेटेड है पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या हो, युगांडा हो, फिर द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ, फिर तंजानिया हुआ, जाम्बिया हुआ, मलावी हुआ, जैर, ठीक है, इथियोपिया हुआ एंड वियतनाम हुआ, ठीक है, इस सभी के जो है जो परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया जो इंडिया में परमानेंट वो सभी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। इसमें से क्या है ना कि BCD मतलब इंडियन सिटीजन को छोड़कर बाकी जो सभी दिए हुए हैं ये सभी फेवर ऑफ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू प्रूव होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे और फिर वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि उनको एग्ज़ाम देना है नहीं।
अब देखिए अब आते हैं एज की बात करते हैं, ठीक है। तो एज देखिए क्या होना है, तो एज एज ऑन, आपको सबसे पहले ये ध्यान रख लेना है कि एज एंड ऑन 1 मार्च 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1 मार्च 2020 के अकॉर्डिंग आपका एज क्या आती है। तो देखिए यहाँ पर आपका सभी पोस्ट जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स हुआ, अप्लाइड इकोनॉमेट्रिक्स हुआ, ठीक है, ये सभी जो पोस्ट हैं, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग हुआ, डेटा एनालिस्ट एमपीटी हुआ, डेटा एनालिस्ट का जो भी पोस्ट है वो हुआ, रिस्क एनालिटर हुआ, या आईएएस ऑडिटर हुआ, या फिर स्पेशलाइज्ड इन फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, ऑडिट स्पेशलिस्ट हुआ, मेन फ्रेम इंफॉर्मेशनल वाला हुआ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए यहाँ से ऊपर से 11 यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड इकोनॉमेट्रिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग, फिर डेटा एनालिटिक, फिर रिस्क एनालिटिक्स, उसके बाद जाके आपका इंफॉर्मेटिक ऑडिट, ठीक है, फिर आपका स्पेशलिस्ट इन फॉरेंसिक हुआ, चार्टर अकाउंटेंट, ये सभी पोस्टेज जो हैं इनके लिए जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको 30 इयर्स एज से, मतलब नॉट, समझ रहे ना मेरा बात क्या करें हम, कि 30 इयर्स एंड मस्ट नॉट बी अबव द एज ऑफ 40 इयर्स, जो भी कैंडिडेट होंगे उसका 30 इयर्स होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर 30 ईयर से लेकर 40 इयर्स, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फिर 30 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 1980 के बाद और 1990 से पहले का डेट ऑफ बर्थ जिनका है वो सभी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है कि मेन फ्रेम सिस्टम के लिए, मेन फ्रेम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो है ये कैंडिडेट के लिए आपका जो है मिनिमम एज जो है 25 होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है इनका 35 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्च 2020, 1 मार्च के। अब देखिए और इनका जो है आपको इसी में, इसी पोस्ट में आप जो आते हैं वो आते हैं एप्लीकेशंस मिडिलवेयर यानी कि प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं। इनके लिए जो है ये भी आपको 1 मार्च, जो बता दें कि 1 मार्च 1985 से लेकर 1 मार्च 1995 के बीच का होना चाहिए, ना ही उधर कम और ना ही इधर ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम एज फॉर जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट जो है ये बता दिए हमने आपको। उसके बाद जाके ऐसे कोई कैंडिडेट्स जो लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं यानी कि शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब यानी एससी एसटी में आते हैं, तो उन सभी के लिए 5 इयर्स का कंसेशन मिलेगा एज में फॉर्म फिलअप के लिए। और फिर ऐसे कोई कैंडिडेट्स जो लोग अदर यानी कि आपका ओबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, वो लोग सभी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलती है। और फिर क्या है कि थर्ड क्राइटेरिया में कि अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स इन केस कोई भी ऐसे हैं जो एक सर्विसमैन रह चुके हैं, कमीशन्ड ऑफिसर रह चुके हैं एंड इको एसएससीओ जो रेंटर एटलीस्ट 5 ईयर मतलब 5 साल मिलिट्री सर्विस कर चुके हो, तो उनके लिए 5 साल का एज कंसेशन मिलते, चाहे वो जनरल से बिलोंग करते हो, चाहे वो एससी एसटी से होते हो, जो भी हो। अब ऐसा है कि जो भी मानिए कि फिर आपका जो है नेक्स्ट इसमें बता दें कि जो आपका अप टू ए मैक्सिमम 5 ईयर जो मतलब मिलिट्री में आते हैं, ठीक है, और फिर वो उनका साथ में वो किसी अदर जैसे सिविल एम्प्लॉयमेंट से होते हैं, इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए भी 5 साल की है। या फिर मानिए ऐसे कोई कैंडिडेट जो एससी एसटी में ही बिलोंग करते हैं और वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी हैं, तो उनके लिए 10 साल का है। और जो ओबीसी पीडब्ल्यूडी में ये रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए 13 साल की है, ठीक है। एससी एसटी जो है पीडब्ल्यूडी के साथ मैक्सिमम 15 साल, और फिर ओनली जो है पीडब्ल्यूडी में उनके लिए 10 साल। और जो लोग ओबीसी में हैं, ठीक है, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी दोनों आते हैं तो उनके लिए 13 साल की है। अब देखिए फॉर एलिजिबल स्टार्टअप जो आरबीआई के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के जो हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर इशू किया गया है। इसमें 2 नोट्स दिए गए हैं। पहला नोट्स 1 की ये दिया गया है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग द एससी एसटी, ठीक है, अनदर बैकवर्ड या ओबीसी में वो सभी जितने भी हैं एज रिलैक्सेशन या एलिजिबल जो भी हैं उन सभी को ग्रांट जो है आपका कम्युलेटिव, आपको सभी का अपना अपना डॉक्यूमेंट शो करना है, या आपने फिर मानिए कोई एक सर्विसमैन या कहीं रह चुके हैं वो भी एज अ रूल एक्ट 1979 के अकॉर्डिंग जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको एलिजिबल होना है। अब जाके फिर आपको जो है इको एस 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 सी ओ में जो आते हैं उसके अकॉर्डिंग एक सर्विसमैन में जो है उनका एक अलग क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में मैच करना है। उसके बाद जाके फिर क्या है कि नॉट बी टेस्टिंग, मतलब नोट नंबर 4 दिए हुए आपका कि कोई एग्जामिन करे, मतलब बैंक से जो भी आप अप्लाई करते हैं उसके बाद जाके फिर देखिए ये सभी जो भी एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया होगी वो सभी अकॉर्डिंग टू बोर्ड के ऊपर,
अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी पोस्टेस हैं उनके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए। तो देखिए अप्लाइड मैथ आप सबसे पहले ले लेते हैं एरिया पोजीशन अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है, यानी कि आपका इस पोस्ट के लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेना है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको ये होना ही होना है, ठीक है। अब देखिए जो डिजायरेबल जो आपका यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, तो उसके लिए क्या डॉक्टरेट जो है आपका वो है पीएचडी इन द सेम एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स से हो, ठीक है, किसी भी इंडियन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। याद रखें ओनली इंडियन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी भी हो चाहे इंडियन यूनिवर्सिटी से भी हो, कहीं का भी हो। अब देखिए एक्सपीरियंस जो आपको इसमें क्या मांग रहा है, एक्सपीरियंस आपका है कि 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन द एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स, किसी भी मैथमेटिक्स में फाइनेंशियल सेक्टर में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ देखिए सबसे पहले तो समझने वाली बात है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब आपको इतना होना ही है, और डिजायरेबल मतलब अगर आपके पास ये डिग्री होती है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट वाली बात करें तो नेक्स्ट में आपका है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स जो पोस्ट हैं इकोनॉमेट्रिक्स के लिए, उसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होना है वो है पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है आपका होना चाहिए, मतलब कि इन अप्लाइड इकोनॉमेट्रिक, ठीक है, इन अप्लाइड इकोनॉमेट्रिक स्टेटिस्टिक्स, इसके ऊपर आपको होना है। फिर आपको जो है इसमें क्या है कि डिजायरेबल में जो आपका पीएचडी डिग्री मांग रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए